हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जहाँ पे आज के इस वीडियो में देखेंगे हम 7वां चैप्टर जो कि है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो बीम का डिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। टू सेटिस्फाई द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी लेस देन द परमिसिबल डिफ्लेक्शन। अब किसी भी बीम का जो एक हम सभी को पता है दो क्राइटेरिया होता है, एक सेफ्टी क्राइटेरिया होता है, एक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सर्विसिबिलिटी मतलब क्या हो गया कि सर्विसेबल है, मतलब फेल तो नहीं हो रहा है बट फिर भी वो जो है, मान लीजिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया तो कोई मतलब घर में नहीं रहेगा, उस बीम के नीचे नहीं रहना चाहेगा। ऑल्दो वो फेल नहीं हो रहा है, वो लिमिट के जो स्ट्रेस लग रहा है वो लिमिट से कम है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर डेवलप हो चुका है। तो इसे बोलते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब दिखने में अब बहुत क्रैक डेवलप होगा, मान लीजिए क्रैक दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल दो परमिसिबल लिमिट से हो सकता है कम हो, लेकिन चूंकि दिख रहा है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा लोगों के अंदर में, और वो उसको यूज नहीं करेंगे उस स्ट्रक्चर को। तो इसे कहते हैं सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को सटिस्फाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो उसकी परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए। ठीक है, द स्टिफनेस ऑफ द बीम विच वेरीज इनवर्सली विद द डिफ्लेक्शन। द स्टिफनेस ऑफ द बीम, बीम का जो स्टिफनेस होता है विच वेरीज इनवर्सली विद द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन से इनवर्स रिलेशन होगा उसका स्टिफनेस का। शुड बी एडुकेट टू कीप द डिफ्लेक्शन विद इन द परमिसिबल लिमिट। तो जो स्टिफनेस होना चाहिए बीम का वो इतना एडुकेट होना चाहिए कि उसके डिफ्लेक्शन को एक परमिसिबल लिमिट के रखे। ठीक है, स्टिफनेस मतलब कितना स्टिफ है, मतलब अगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है डिफ्लेक्शन क्रिएट करने में, तो मतलब ज्यादा स्टिफ है, तो वो क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्शन को परमिसिबल लिमिट के अंदर रखेगा। लार्ज डिफ्लेक्शन रिजल्ट्स इन टू मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड पुअर एस्थेटिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, रिजल्ट इन टू मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड पुअर एस्थेटिक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का क्या होगा, टू मच फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा एंड पुअर एस्थेटिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। द कॉजेज ऑफ द डिफ्लेक्शंस आर लोड। डिफ्लेक्शन का कारण क्या है, एक तो लोड लगेगा तब हो सकता है, टेम्परेचर ये भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, सेटलमेंट हो गया आपका स्ट्रक्चर का फाउंडेशन तो भी डिफ्लेक्शन आ सकता है, फैब्रिकेशन एरर्स हो गया। तो ये सब क्या अलग अलग कारण है डिफ्लेक्शन का बॉडी में, स्ट्रक्चर में। फॉर बीम्स एंड फ्रेम्स द डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट। बीम्स और फ्रेम में जो डिफ्लेक्शन होता है इज कॉज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट से कारण है। वेयर एज इन द केस ऑफ ट्रस, अगर ट्रस की बात करें तो डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय एक्सियल सिलेंडर फोर्स। डिफ्लेक्शन कॉज्ड होता है एक्सियल सिलेंडर फोर्स से। ठीक है, अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन किसी भी स्ट्रक्चर में। तो पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो ये सुटेबल किसके लिए है, फॉर प्रिज्मेटिक बीम्स हैविंग कांस्टेंट ई एंड आई। इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरे बॉडी का क्या है कांस्टेंट है तो वहां पे हम डबल इंटीग्रेशन मेथड आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम। When the equation of bending moment remains the same, अगर पूरे इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो सेम है थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम, थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन सेम आ रहा है, उस केस में जाकर आपका इसको हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल इंटीग्रेशन मेथड के अनुसार ई आई जो आपका एम एक्स होगा, मोमेंट एट एक्स होगा, वो क्या होगा ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका इक्वेशन हो गया मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का। ये यहाँ पे क्या है, ये हो गया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, mx हो गया इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x एक्स इन द बीम। इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x एक्स इन द बीम बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, तो ई आई डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा इजकल टू एम एक्स प्लस सी वन आ गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ई आई इंटू वाई, अब वाई क्या हो गया डिफ्लेक्शन हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया प्लस सी वन एक्स और एक सी टू कॉन्स्टेंट आ गया। सी वन सी टू यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और उसको डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग इंट कंडीशन। और डी वाई अपन डी एक्स स्लोप आ गया, वाई क्या आ गया डिफ्लेक्शन हो गया। अगर हम सैगिंग कन्वेंशन देखें, साइन कन्वेंशन, तो सैगिंग मोमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव लेते हैं, जो इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, जो हगिंग मोमेंट होगा इस तरह का उसको बनेंगे निगेटिव। The slope is taken as positive if theta is from plus x to plus y। अगर ये आपका है इस तरह से है प्लस एक्स टू प्लस वाई है, इसको बोलेंगे स्लोप को पॉजिटिव।
यह -x to -y है, ये है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। चलो आपको नेगेटिव कब लेंगे, इफ थीटा इज फ्रॉम +x to -y, अगर +x से स्टार्ट होकर यहाँ पे -y की तरफ जा रहा है, ये लेंगे माइनस थीटा, और -x to +y या इसको लेंगे हम, तो ये बोलेंगे माइनस थीटा। क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया प्लस थीटा क्योंकि +x से +x की तरफ जा रहा है, और ये हो गया माइनस थीटा, नेगेटिव होगा क्योंकि +x से -y की तरफ जा रहा है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -x से +y की तरफ जा रहा है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हम नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कंसिडर अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग नॉन कंसंट्रेटेड लोड कंसंट्रेटेड मोमेंट एट द एंड, फ्री एंड। फ्री एंड पे क्या हो रहा है, क्या कैंटिलीवर बीम है जिसपे एक फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट हो रहा है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड बी। फ्री एंड बी पे क्या हो रहा है, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट हम लिख देंगे एम एक्स पे, तो क्या होगा, माइनस एम होगा। क्यों, क्योंकि हॉगिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है इस तरह से, माइनस एम। अब बाई डबल इंटीग्रेशन से क्या करेंगे हम, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या बनेगा, ई वाई डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वन। फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो एक्स इजकल टू एल पे, एक्स इजकल टू यहाँ पे ये फिक्स्ड बीम है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई इजकल टू जीरो हो जाएगा, और डी वाई अपन डी एक्स ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा ए इजकल टू जीरो, जैसे पुट कर देंगे डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू जीरो, ये जीरो हो गया, तो और एक्स इजकल टू एल हो गया, तो सी वन इजकल टू आ जाएगा आपका क्या, एम एल आ जाएगा। वहीं एक्स इजकल टू एल पे जो वाई होगा डिफ्लेक्शन वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड एंड है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो इजकल टू माइनस एम एल स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर प्लस सी टू, तो सी टू इजकल टू आ जाएगा क्या, माइनस एम एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है। हेंस ई आई डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स प्लस एम एल, और ये ई आई वाई क्या होगा, माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल एक्स माइनस एम एल स्क्वायर बाई टू। और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड पे निकालना पड़ेगा, तो एक्स जीरो पुट करेंगे। ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो थीटा बी आ गया एम एल अपॉन ई आई, थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम एल अपॉन ई आई, या कैंटिलीवर पे जब फ्री एंड पे मोमेंट लग रहा है, और वाई आ जाएगा माइनस एम एल स्क्वायर अपॉन टू वाई, या एम एल स्क्वायर अपॉन टू वाई इंटू डाउनवर्ड। ठीक है। उसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर एक यूडीएल लग रहा है ओवर द एंटायर स्पेन, पूरे स्पैन में। क्लियर। तो इसको अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक रिएक्शन निकालेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालना हमने। ठीक है, फिर मोमेंट इक्वेशन लिखा, फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड इक्वेशन लिखा, मोमेंट इक्वेशन, उसे इंटीग्रेट किया गया, डबल इंटीग्रेट किया गया, फिर बाउंड्री कंडीशन लगा के उसे सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आपका फाइनल फॉर्मूला कुछ याद रखिएगा, स्लोप एट पॉइंट ए मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यू वाई 24 सी आई। स्लोप एट बी एक्स इक्वल टू एल, थीटा बी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू बाई 24 सी आई। ठीक है। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी दैट इज एक्स इक्वल टू एल बाई टी, ये आ गया आपका माइनस 5/384 डब्ल्यू एल फोर अपॉन ई आई। ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी एग्जांपल भी है, वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है सो निकालने का, डिफ्लेक्शन को निकालने का, वो है मैकॉले मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बीम्स कैरिंग डिसकंटिन्यूअस लोड। अगर डिसकंटिन्यूअस लोड है तो उस केस में काफी सुटेबल होता है मैकॉले मेथड। ठीक है, मींस द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज डिफरेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। डिसकंटिन्यूअस लोडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो डिफरेंट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ बीम, बीम के लेंथ के अलोंग। इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो जो मैकेलो मेथड है बेसिकली है क्या, वो डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। ठीक है। कंसिडर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड P1 एंड P2 एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिसकंटिन्यूअस बीम है, मतलब डिसकंटिन्यूअस लोडिंग है यहाँ पे P1 P2, और ये भी ठीक है। तो पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द वेरियस स्पैन, अलग अलग स्पैन में हम लिखेंगे, स्पैन एसी में लिखेंगे
एम एक्स इजकल टू क्या होगा, आर ए इंटू एक्स, या मान लीजिए आर ए लगेगा, ये आर बी लगेगा, ठीक है। तो ये होगा एक्स 0 से ए के बीच में। एम एक्स इजकल टू सी डी की बात करें तो एम एक्स इजकल टू आर ए इंटू एक्स माइनस पी वन एक्स माइनस ए, ठीक है। फिर स्पैन डीवी में लिखेंगे इसी तरीके से। अब मैं कह लो मेथड का वही फॉर्मूला लगा देंगे हम फिर से, ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर इजकल टू आर ए एक्स या माइनस पी एक्स माइनस ए प्लस माइनस, ठीक है। तो अलग अलग मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग इक्वेशन लेके हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिंपल जो हम यूज कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन में वैसा ही हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका नोट्स दिया हुआ है पूरा। नेक्स्ट है मोमेंट एरिया मेथड और मोर्स मेथड। तो ये मेथड सुटेबल कब होगा, फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बीम्स के लिए, क्लियर है। देयर इज एन assumption of continuity of slope in this method, so it cannot be used where there is a discontinuity। जहां पर डिसकंटिन्यूटी होगा आप इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एजम्पशन है ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्लोप इन दिस मेथड। इस मेथड में स्लोप कंटिन्यूस है, ये एज्यूम लेके किया जाता है, इसलिए जहां भी अगर डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कि कोई इंटरनल लिंक्स आ गया, कोई इंटरनल हिंज प्रेजेंट है, वहां पे मोमेंट एरिया मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। Consider a cantilever beam are carrying point load at the free end, the BMD and M upon EI diagram of the beam motion। तो ये आपका दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम है, P लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया BMD और M upon EI डायग्राम, ठीक है। तो मोमेंट एरिया मेथड हैज बेस्ड ऑन टू थ्योरम्स, दो थ्योरम है। पहला थ्योरम है कि चेंज इन स्लोप फ्रॉम सेक्शन एक्स टू सेक्शन बी, सेक्शन एक्स टू सेक्शन बी, एक्स टू बी के बीच में जब स्लोप चेंज होगा x section b is theta b minus theta x is equal to the area of m upon ei diagram between x into b, m upon ei diagram between x into b, theta b minus theta x is equal to area of m upon ei diagram between x and b। तो थीटा बी अगर चेंज इन स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, एम अपॉन ए आई डायग्राम निकालेंगे एक्स और बी के बीच में, सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, फिर एम अपॉन ए आई डायग्राम बनाएंगे और उसका एरिया निकालेंगे दो सेक्शन के बीच में, तो आ जाएगा चेंज इन स्लोप, क्लियर है। The above statement can also be stated like the change in slope from section A to section B। सेक्शन A से सेक्शन B के बीच में is equal to the area of M upon A diagram between A and B, ठीक है। थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि अगर किसी सेक्शन पर डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट एनी सेक्शन एक्स, किसी सेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस रिस्पेक्ट में किसी और पॉइंट पे अगर हम निकालना होगा डिफ्लेक्शन, तो ये इक्वल होगा टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ए डायग्राम से मोमेंट ऑफ एरिया नहीं निकालना होगा, उस एरिया का मोमेंट निकालना होगा बिटवीन एक्स एंड बी अबाउट सेक्शन बी, ठीक है। जिस सेक्शन पे निकालना होगा एट एनी सेक्शन बी उस सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी थ्री, डेल्टा बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पे मैंने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये आपका आ जाएगा डेल्टा बी थ्री, ठीक है। मोमेंट ऑफ द एरिया ऑफ एम अपॉन ए डायग्राम बिटवीन एक्स एंड बी अबाउट बी, ये आ जाएगा ए एक्स बार, क्लियर है। द टोटल डिफ्लेक्शन एट बी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बी, डेल्टा बी इजकल टू टोटल यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा बी वन होगा, डेल्टा बी टू होगा, डेल्टा बी थ्री होगा, ठीक है। डेल्टा बी वन इजकल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा बी टू इजकल टू थीटा एक्स इंटू एल एक्स बी, तो ये आएगा डेल्टा बी आ जाएगा पूरा, सबको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। एरिया ए शुड बी टेकन एज पॉजिटिव इफ एम अपॉन ए डायग्राम इज सैगिंग, अगर एम अपॉन ए डायग्राम जो है सैगिंग होगा तो पॉजिटिव लेंगे और वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है कंजुगेट बीम मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स। ये जो मेथड होता है ये सुटेबल होगा दोनों ही, प्रिज्मेटिक हो या नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स के लिए। when easy to draw m upon ei diagram and easy to find the area and center of gravity of m upon ei diagram। उस केस में जहां पे m upon ei diagram बनाना आसान होता है और उसका एरिया निकालना साथ साथ उसका जो सेंटर cg होगा उसको निकालना भी आसान होगा, उस केस में कंजुगेट बीम मेथड यूज कर लेंगे निकालने के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन। इट इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ द मोमेंट एरिया मेथड। ये बेसिकली क्या है, मोमेंट एरिया मेथड के ऊपर इंप्रूवमेंट है। एज इट कैन बी अप्लाइड टू इंटरनल हिंजेस एंड लिंक्स, ये इंटरनल हिंज और लिंक्स पे भी अप्लाई हो सकता है कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम पहले डिफाइन करते हैं, तो कंजुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम, ये एक इमेजिनरी बीम है
हुज लोडिंग डायग्राम इज द एम अपॉन ए डायग्राम, जिसका लोडिंग डायग्राम क्या है वो एम अपॉन ए डायग्राम होगा ऑफ रियल बीम का हम बना देंगे एम अपॉन ए डायग्राम। और फिर जब कंजुगेट बीम बनाएंगे तो वह जो डायग्राम आया है वही डायग्राम उसका लोडिंग डायग्राम हो जाएगा। इफ आप एम अपॉन ए डायग्राम इज पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, देन लोडिंग ऑन द कंजुगेट बीम विल बी अपवर्ड। अगर एम अपॉन ए डायग्राम रियल बीम पे क्या है पॉजिटिव है, तो जो कंजुगेट बीम बनाएंगे उस पर लोडिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा। अगर निगेटिव है एम अपॉन ए डायग्राम तो उस केस में लोडिंग होगा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए रियल डायग्राम है, रियल बीम है, ये ऐसे लोड लग रहा है पी पे, तो ये आपका आ गया एम अपॉन ए डायग्राम। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका लोडिंग डायग्राम हो गया। ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड की तरफ आ गया कंजुगेट बीम। ये दो थ्योरम में बेस्ट है। पहला थ्योरम ये बोलता है कि द स्लोप एट एनी सेक्शन ऑन द रियल बीम पे अगर स्लोप हमको निकालना है वो क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट द करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑन द कंजुगेट बीम। जो कंजुगेट बीम के करस्पॉन्डिंग सेक्शन मतलब उसके इक्विवेलेंट सेक्शन पे जो शियर फोर्स निकालेंगे वही उसके रियल बीम में स्लोप हो जाएगा। इट मीन्स दैट द एसएफटी ऑफ द कंजुगेट बीम, का मतलब ये हुआ कि जो कंजुगेट बीम का एसएफडी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप डायग्राम ऑफ द रियल बीम के स्लोप डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम बात करें थ्योरम 2 को, डिफ्लेक्शन एट सेक्शन ऑन द रियल बीम पे अगर हमको डिफ्लेक्शन निकालना है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ कंजुगेट बीम के बेंडिंग मोमेंट को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजुगेट बीम का हम बीएमडी ड्रॉ कर देंगे वो रिप्रेजेंट करेगा डिफ्लेक्शन डायग्राम इलास्टिक कर्व ऑफ द रियल बीम। द रियल बीम्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बीम्स बाय चेंजिंग सपोर्ट कंडीशन एज फॉलोज। अगर हिंज है रियल बीम में तो कंजुगेट बीम में हिंज होगा, अगर यहाँ रोलर है तो कंजुगेट में भी रोलर होगा, अगर यहाँ फिक्स्ड है तो फिक्स्ड की जगह पे फ्री हो जाएगा, फ्री की जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनल पिन है तो ये हो जाएगा इंटरनल हिंज हो जाएगा, इंटरनल रोलर है अगर तो ये हिंज हो गया, इंटरनल हिंज है तो क्या होगा, इंटरनल रोलर हो जाएगा, स्लाइडर है तो स्लाइडर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन था, कन्वर्जन ऑफ रियल बीम्स इनटू कंजुगेट बीम्स। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है वो है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स बोथ, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये सुटेबल होगा कैंटिलीवर्स, फ्रेम्स, आर्चेस। पहले हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर एक्सियल फोर्स लग रहा है तो उसके में पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए का इंटीग्रल, अगर बेंडिंग मोमेंट है तो एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई का इंटीग्रल, टॉर्सन है तो टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू जी आई पी का इंटीग्रल, सीआर फोर्स है तो वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ए जी का इंटीग्रल। ठीक है, तो इस स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अनुसार डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड विल बी इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड लोड एट दैट पॉइंट। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड के अनुसार अगर किसी सेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, तो वो बराबर किसके होगा, हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, उसका पार्शली डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट लोड, तो वो देगा हमको क्या, स्ट्रेन आपको डिफ्लेक्शन देगा। इफ डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का रिक्वायरमेंट है, वेयर देयर इज नो कंसंट्रेटेड लोड, और कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी कंसंट्रेटेड लोड निकालेंगे एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लोड हम अप्लाई करेंगे और डिफ्लेक्शन जो है विल बी इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी लोड। फिर उस इमेजिनरी लोड के रिस्पेक्ट में हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाल के उसका पार्शियली डिराइव करेंगे। ठीक है, और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हम इस इमेजिनरी लोड को क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर स्लोप निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, पार्शियली डिराइव करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट। अगर वहां पे नहीं लग रहा है तो वही इमेजिनरी मोमेंट लगा के निकाल लेंगे और फिर इसको हम वहां पे एम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। क्लियर। यही पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है कि अगर कैंटिलीवर बीम है वहां पी लोड लग रहा है, डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल पी हो गया। ठीक है, यू क्या हो गया यहाँ पे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, इस अगर हम ऐसे निकालते हैं डेल्टा डैश इक्वल टू डेल यू अपन डेल पी डैश, तो ये वाला डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक ठीक है, अगर नहीं मान लीजिए लोड एक्ट कर रहा है, हमको क्यू पे निकालना है, तो एक इमेजिनरी लोड क्यू पुट करेंगे और फिर डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा डैश इक्वल टू डेल यू अपन डेल क्यू आ जाएगा। अगर थीटा निकालना है तो डेल यू अपन डेल एम करना पड़ेगा,
ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल पी अपन इंटीग्रल एम स्क्वायर डी एक्स अपन 2 EI। ठीक है। एम स्क्वायर, अब इसको डिफ्रेंशिएट हम अगर पार्शियली डिराइव करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ एम 2m, बेसिकली यहाँ पर 2m आ जाएगा, 2m डेल m अपन डेल पी इंटू डी एक्स 2 EI। और ये इंटीग्रल हो 0 से L, तो L 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा m। ठीक है, यहाँ पे अगर P लगेगा तो P हो जाएगा, और m लगेगा, m डैश लगेगा, इमेजिनरी लोड लगाएंगे तो m डैश आ जाएगा। सिंपल। देखते हैं क्या होता है कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, इन एनी स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच इज लीनियरली इलास्टिक, अगर मटेरियल जो है लीनियरली इलास्टिक है, हैविंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अनयील्डिंग सपोर्ट, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये बोल रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, किसी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, पार्शियली डेराइव करेंगे उसको, तो वो बराबर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया जो उस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल डेल्टा इज इक्वल टू पी आ गया, वैसे ही डेल यू अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू एम आ गया। कास्टिग्लियानो थ्योरम सेकंड क्या बोल रहा है कि इसके अनुसार the material of which is linearly elastic, अगर linearly elastic है, having constant temperature and unyielding support, the first partial derivative of total strain energy with respect to any force is equal to deflection, वो क्या होगा डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का यूज करके हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। क्लियर हो गया, तो डेल यू अपन डेल पी इज दैट विल गिव डेल्टा, एंड डेल यू अपन डेल एम दैट विल गिव थीटा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है यूनिट लोड मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड वर्चुअल यूनिट लोड इज अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर एट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन डेल्टा इज टू बी कंप्यूटेड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस मेथड में क्या करते हैं, वर्चुअल यूनिट लोड इज अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर, जो वर्चुअल यूनिट लोड है वो अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर पे एट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज टू बी कंप्यूटेड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में एक वर्चुअल लोड लगाएंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क इज दैट विल इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क। तो डेल्टा इसके क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से L m1 dx अपन EI। ठीक है, अगर ज्यादा मेंबर्स है तो सबको ऐड कर देंगे। एम क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू गिवन लोडिंग, और स्मॉल एम क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू द यूनिट लोड अप्लाई, जो हमने यूनिट लोड अप्लाई किया है मैदानी उसके कारण से जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा उसका समेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा एम स्मॉल एम। ठीक है, द यूनिट लोड मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड रोटेशन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर रोटेशन निकालना है तभी उसका यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रोटेशन एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड बाय थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम m2 अपॉन EI डॉट dx। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहता है कि द सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी यूज्ड फॉर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन लोड, जो अगर लोड पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, स्लोप हो गया डिफ्लेक्शन, इलोंगेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम the slope or deflection at any section will be equal to the algebraic summation of all slope and deflection due to individual loads। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार द स्लोप और डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे जो स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा किसके, अलजेब्रिक समेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इंडिविजुअल लोड्स। इंडिविजुअल लोड के कारण हम निकाल लेंगे और उसको समेशन कर देंगे तो आ जाएगा। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1, किसी पॉइंट 1 पे जो डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू लोड P एट एनी पॉइंट 2, 2 पे हमने लोड लगाया है, 1 पे डिफ्लेक्शन निकाला, ये बराबर होगा इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2। डिफ्लेक्शन जो पॉइंट 2 पे डिफ्लेक्शन होगा पॉइंट 1 पे लोड के कारण, दोनों ही बराबर होगा, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 हो जाएगा। ये कहता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। क्लियर है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। अगर कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे एक कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट हो रहा है, तो थीटा बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ML अपॉन EI।
ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इजकल टू एम एल स्क्वायर अपन टी टू ए। ठीक है। अगर कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे लग रहा है आपका, लोड लग रहा है, तो थीटा बी क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर अपन टू ई आई, डेल्टा बी इजकल टू डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री आई। ठीक है। और अगर आपका यूडीएल लग रहा है कैंटिलीवर बीम पे, थीटा बी इजकल टू डब्ल्यू एल क्यू अपन सिक्स सी आई। ठीक है। डेल्टा बी इजकल टू डब्ल्यू एल फोर अपन एट ई आई। ठीक है। सब याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली यही सब एग्जाम में आएगा। और अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड लग रहा है जहाँ पे जीरो है फ्री एंड पे, तो उस केस में जो थीटा बी आएगा वो आएगा डब्ल्यू एल क्यू बी अपन चौबीस ई आई, और डेल्टा बी आ जाएगा डब्ल्यू एल फोर अपन थर्टी ई आई। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, डब्ल्यू लग रहा है सेंटर पे इसके, तो थीटा सी आ गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन सिक्सटीन ई आई, और डेल्टा सी आएगा डब्ल्यू एल क्यू अपन अड़तालीस ई आई। अगर यूडीए लगेगा तो उस केस में थीटा सी आएगा डब्ल्यू एल क्यू अपन चौबीस ई आई, डेल्टा सी आएगा आपका फाइव बाई थ्री एटी फोर डब्ल्यू एल फोर अपन ई आई। और अगर फिक्स्ड बीम है तो उस केस में थीटा ए और थीटा बी जीरो हो जाएगा। ठीक है। और डेल्टा सी इजकल टू वन बाई फाइव इंटू फाइव अपन थ्री एटी फोर डब्ल्यू एल फोर अपन ई आई। ठीक है। उसी तरीके से अगर फिक्स्ड बीम है और पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, तो थीटा ए थीटा बी जीरो हो जाएगा, डेल्टा सी इजकल टू ये आपका हो गया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और इस पे जो क्वेश्चन है इसके पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में रहेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस का फिर अलग सेशन से लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।